नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान का एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में बना रहना, ग्रे हाउंड्स और नक्सलवाद, प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के नेताओं से बैठक, और सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 और 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में आईआर और आंतरिक सुरक्षा दोनों से ही है। मुख्य रूप से संदर्भित है पाकिस्तान के एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में बने रहने से। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट से बाहर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि एफएटीएफ के अनुसार पाकिस्तान 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है। इससे पहले जून 2018 में पेरिस स्थित एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और अब भी पाकिस्तान इससे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान द्वारा की गई कुछ प्रगति को स्वीकार किया है, लेकिन उसका यह भी कहना है कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए काम को जारी रखना चाहिए। इसी के चलते एफएटीएफ के द्वारा अपनी वर्चुअल सत्र की बैठक यानी प्लेनरी के समापन के बाद यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को अभी भी एक बढ़ी हुई निगरानी सूची में रखा जाए, जो ग्रे सूची का ही दूसरा नाम है। पाकिस्तान द्वारा 2018 में उसे दिए गए 27 कार्रवाई मदों में से 26 को पूरा कर लिया है। हालांकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिसमें जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और इसके ऑपरेशनल कमांडर जकीउर रहमान लखवी आदि शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हमें कुछ बेसिक बातों की समझ होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एफएटीएफ क्या है और उसके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, और तत्पश्चात हम पाकिस्तान पर इसके प्रभावों का आकलन करेंगे। जब हम बात करते हैं एफएटीएफ की, तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और हिंदी में इसका नाम है वित्तीय कार्यवाही कार्य बल। मुख्य रूप से इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई, जो किसी देश के धन शोधन रोधी और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण ढांचे की ताकत का आकलन करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यानी यह एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के संदर्भ में कार्य करता है। यही इसके उद्देश्यों में भी शामिल है, जिसके तहत यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बेहतर बनाए जाने के दृष्टिकोण से मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और उससे संबंधित खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित करता है और साथ ही साथ देशों के मध्य इसको बढ़ावा देने से रोके जाने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय में ही स्थित है और इसमें वर्तमान में 39 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपियन आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद भी शामिल है। भारत एफएटीएफ का सदस्य है, यह आपको याद रखना चाहिए। यदि हम बात करें एफएटीएफ के तहत सूचियों की, तो इसमें 2 महत्वपूर्ण सूचियां हैं, जिसमें ग्रे सूची के तहत उन देशों को शामिल किया जाता है जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन किए जाने के दृष्टिकोण से सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, और उनको इस प्रकार से ग्रे सूची में शामिल करके एक चेतावनी के रूप में कार्य किया जाता है कि वह मुख्य रूप से टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में कार्य करें, अन्यथा उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट की, तो यह ऐसे असहयोगी देशों या क्षेत्रों को दर्शाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं देते हैं। इस प्रकार से ब्लैक लिस्ट वाले देशों के संदर्भ में माना जाता है कि ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन
करते हैं और इसके संदर्भ में निरंतरता के आधार पर FATF आदि द्वारा कार्य किया जाता है। इसको विनियमित किए जाने के संदर्भ में FATF के द्वारा साल में 3 बार सत्र आयोजित किए जाते हैं और इस प्रकार से FATF की प्लेनरी एक महत्वपूर्ण सत्र के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा किसी देश को ब्लैक लिस्ट अथवा ग्रे लिस्ट किए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है। और हालिया जो FATF की प्लेनरी हुई उसने पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में ही शामिल किए जाने पर निर्णय ले लिया है। यदि हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें विविध प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन को वैध स्रोत से उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि इसके तहत आतंकवादी और दूसरे प्रकार के संगठन मादक पदार्थों की तस्करी करके या आतंकवाद आदि के माध्यम से वित्त का पोषण करते हैं और इस प्रकार के वित्त को एक वैध स्रोत से आया हुआ दर्शाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मुख्य रूप से हमें यह समझना होगा कि जब हम आपराधिक गतिविधि आदि से कोई धन प्राप्त करते हैं तो उसे डर्टी मनी यानी गंदा धन कहा जाता है और उसको इस प्रकार से साफ सुथरा दिखाया जाता है कि मानो वह किसी वैध स्रोत से प्राप्त किया गया हो और जब इस प्रक्रिया को पालन किया जाता है तो उसे ही हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इस रूप में मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर वित्तीय अपराध है जिसे सफेदपोश और सड़क स्तर के अपराधियों द्वारा समान रूप से नियोजित किया जाता है और अधिकांश वित्तीय कंपनियां आदि भी इस गतिविधि का पता लगाने और रोकने के लिए विविध प्रकार की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों को अपनाती हैं। इस रूप में हम देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विविध प्रकार के गलत तरीकों से धन कमाते हैं और उसे इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं कि मानो हमने उसे वैध तरीके से कमाया हो और इस पूरी प्रक्रिया को लागू किए जाने के संदर्भ में विविध प्रकार के तरीकों को अपनाया जाता है। हमें यह समझना होगा कि जब भी अवैध प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं तो इसमें जो धन प्राप्त होता है उसका यदि प्रभावी ढंग से उपयोग करना है तब भी उसे वित्तीय संस्थानों में जमा कराना होगा और यदि उसको वित्तीय संस्थानों में जमा कराना है तो हमें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा कि हम बड़ी मात्रा में प्राप्त किए गए धन को इस प्रकार से दिखाएं कि वह वैध स्रोतों से आया प्रतीत हो। यही कारण है कि मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त गलत धन या फिर डर्टी मनी को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है कि वह वैध स्रोतों से आया हुआ प्राप्त होता है। मनी लॉन्ड्रिंग की इस प्रक्रिया में आमतौर पर 3 चरण शामिल होते हैं जिसमें प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें जो डर्टी मनी का कलेक्शन यानी उसको इकट्ठा किया जाता है उसके तहत प्लेसमेंट के तहत गंदे धन को वैध वित्तीय प्रणाली जैसे बैंक आदि में डाला जाता है और इसके बाद इसकी लेयरिंग आदि के माध्यम से विविध प्रकार से लेन देन और बहीखाता प्रणाली की एक श्रृंखला के माध्यम से धन के स्रोत को छुपाते हुए उसे अलग अलग खातों आदि में जमा कर दिया जाता है। जब उसे छोटे छोटे चरणों में अलग अलग प्रकार के खातों में जमा कर दिया जाता है तो उसे इस प्रकार से X खाते से Y खाते, Y खाते से Z खाते में इस तरीके से घुमाया जाता है कि वह धन वास्तव में कहां से प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। साथ ही साथ लेयरिंग की प्रक्रिया के तहत जो बड़े मात्रा में धन को वैध सिस्टम में डाला जाता है उसको इस प्रकार से डाला जाता है कि खातों में उसकी रकम को छोटी छोटी रकमों में बांट दिया जाता है और इस प्रकार से वह बहुत अधिक निगरानी प्रणाली में नहीं आ पाती है और इस प्रकार से कई खातों के माध्यम से उसे अंतिम रूप में एकीकृत कर दिया जाता है और इस एकीकरण के माध्यम से विविध प्रकार के वैध खातों से जो छोटी छोटी धन की राशि प्राप्त की जाती है उसे बाहर निकाल लिया जाता है जिसका उपयोग अपराधियों के द्वारा अपने वांछित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग की साइकिल इस प्रकार से चलती है कि हम विविध प्रकार के आतंकवादी कार्रवाइयों अथवा नशीले पदार्थों की तस्करी आदि के माध्यम से डर्टी मनी को प्राप्त करते हैं। डर्टी मनी को प्राप्त
प्राप्त करने के बाद इसे हम बैंकिंग प्रणाली में डालते हैं। बैंकिंग प्रणाली में डालने के पश्चात इसे कई खातों में अलग अलग राशियों में बांट दिया जाता है और इस प्रकार से धन को आवागमन किया जाता है कि उसके वैध स्रोत को प्राप्त किया जाना काफी मुश्किल हो जाता है और अंततः अपराधियों के द्वारा उसे बाहर निकाल लिया जाता है और इस रूप में मनवांछित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। यदि हम एफएटीएफ और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ के द्वारा ग्रे सूची में रखा गया था और अक्टूबर 2019 तक उसको पूरा किए जाने के संदर्भ में एक कार्य योजना दी गई थी। अन्यथा उस पर यह जोखिम था कि उसे ईरान या उत्तर कोरिया के समान ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान को इससे पहले फरवरी 2012 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया था और दिसंबर 2014 में पेशावर स्कूल नरसंहार के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए जब पाकिस्तान के द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य योजना पारित की गई तो उसके बाद ही फरवरी 2015 में उसे ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। इससे पहले भी 2008 से 2012 के काल में उसे गंभीर प्रतिबंधों के तहत रखा गया था। हालांकि पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने का काफी घाटा भी हुआ है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में बने रहने से पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और भी ज्यादा अनिश्चित हो गई है। आईएमएफ के विविध अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान में जीडीपी की ग्रोथ यानी जीडीपी समृद्धि दर भी काफी मुश्किलों का सामना कर रही है, जिसके तहत 2019 में पाकिस्तान में 3.3% की ग्रोथ देखी गई। 2020 में 2.6% की ग्रोथ अनुमानित की गई है, जिससे उसके समक्ष आर्थिक चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार से 2019 में महंगाई दर 7.3%, 2018 में 3.9% और 2020 में इसके बढ़कर 13% तक होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान में राजकोषीय घाटा भी जीडीपी के अनुपात में 7.1% तक चला गया है, जो पाकिस्तान के लिए काफी चिंता का विषय है। यदि पाकिस्तान इस प्रकार से लगातार ग्रे लिस्ट में रहता है तो वस्तुओं के आयात निर्यात के संदर्भ में उसका घाटा और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे पाकिस्तान के लिए समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यदि हम पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया को देखें तो पाकिस्तान के विविध मंत्रियों द्वारा एफएटीएफ के इस निर्णय का विरोध भी किया गया है, जिसके तहत पूर्व गृह मंत्री ने एफएटीएफ का फैसले का विरोध करते हुए यह सुझाव तक दे दिया कि एफएटीएफ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। समय समय पर यह भी आंकड़े दिए जाते रहे हैं कि किस प्रकार से एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान को 2008 से 2015 और 2018 से लेकर अब तक ग्रे लिस्ट में रखने के चलते $38 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है और अनेक अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान को इसके चलते हर साल $10 बिलियन से अधिक की हानि झेलनी पड़ रही है। एफएटीएफ का यह निर्णय न केवल पाकिस्तान पर प्रभाव डालता है, अपितु इसका भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके तहत 2016 और उसके बाद के संबंधों के बारे में हम बात कर सकते हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के द्वारा एलओसी पर संघर्ष विराम समझौते का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिए जाने से संबंधित सहमति बनाई गई और कई विशेषज्ञों का कहना है कि एलओसी पर संघर्ष विराम की स्थिति में जो भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता देखा गया है वह कहीं न कहीं एफएटीएफ द्वारा डाले गए दबाव का ही नतीजा है। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि हाल के समय में पाकिस्तान ने विविध प्रकार के आतंकवादी संगठनों पर कार्यवाही की है। साथ ही साथ वह सीमा क्षेत्र में भी शांति को बढ़ावा दिए जाने के लिए बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता को जाहिर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एफएटीएफ द्वारा की गई कार्यवाही का ही नतीजा है। खुद पाकिस्तान को भी इस बात का आभास हो रहा है कि यदि वह आतंकवादियों और आतंकवाद के वित्त पोषण पर प्रभावी मुकदमा नहीं चलाएगा तो इससे पाकिस्तान को अंततः हानि ही होगी और इस रूप में यदि वह एफएटीएफ की कार्यवाही के तहत अपने देश में पनप रहे आतंकवादी कार्यवाहियों और आतंकवादियों पर कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से इससे सीमा पार होने वाले आतंकवाद में कमी देखी जाएगी, जो भारत की एक महत्वपूर्ण शिकायत है और इस रूप में भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह केंद्रित है ग्रे हाउंड्स और नक्सलवाद पर। 16 जून को विशाखापट्टनम
विशाखापत्तनम एजेंसी के कोय्यूर मंडल में ग्रे हाउंड्स के द्वारा सीपीआई माओवादी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के शीर्ष नेताओं सहित 6 माओवादियों को मार गिराया गया। और ग्रे हाउंड्स द्वारा की गई ये कार्यवाही आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पहले से ही सबसे निचले स्तर पर चल रहे नक्सलियों के आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका है। हाल के वर्षों में ग्रे हाउंड्स के द्वारा माओवादियों के खिलाफ जिस प्रकार त्वरितता के आधार पर कार्यवाही की गई है, उसके माध्यम से निश्चित ही विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में माओवादी हिंसा में काफी कमी देखी गई है। इस पूरी पृष्ठभूमि में हमें ग्रे हाउंड्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं ग्रे हाउंड्स की, तो ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भारतीय राज्यों में संचालित एक विशेष पुलिस बल इकाई है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुलिस विभागों से संबंधित है। मुख्य रूप से ग्रे हाउंड्स नक्सली, माओवादी, आतंकवादियों के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में काफी माहिर है और अनेक विशेषज्ञों के द्वारा, जिसमें अर्धसैनिक और पुलिस अधिकारी आदि शामिल हैं, उन्होंने ग्रे हाउंड्स को सबसे अच्छा उग्रवादी विरोधी बल बताया है जो माओवादी विरोधी अभियानों में माहिर है और जंगल युद्धों में भी विशेषज्ञ है। मुख्य रूप से ग्रे हाउंड्स के द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में माओवादी उग्रवाद को कुचलने में सर्वोपरि भूमिका निभाई गई है और इसी के चलते दोनों राज्य वर्तमान में बड़े पैमाने पर माओवादी हिंसा से मुक्त दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें भारत में नक्सलवाद आंदोलन की, तो भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई, जहां पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी का गठन किया गया और इसके माध्यम से पूरे भारत में एक बड़े पैमाने पर जन विद्रोह की कल्पना की गई। वर्तमान में भी यह माओवादी हिंसा पूरे देश में देखी जा रही है, जिसके तहत 11 राज्यों के 90 जिले वामपंथी अतिवाद या नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है। 2007 और उसके बाद से विविध प्रकार के क्षेत्रों को माओवाद से ग्रस्त देखा गया, जिसके तहत आप लाल और नारंगी रंग में माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों को देख सकते हैं। हालांकि 2007 की तुलना में 2013 और वर्तमान में 2020-21 में इसमें काफी कमी देखी गई है, जिसमें ग्रे हाउंड जैसे बलों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम बात करें नक्सलवाद के वास्तविक कारणों की, तो इसके मूल कारण सामाजिक आर्थिक मुद्दों के रूप में विद्यमान है, जिसके तहत यह देखा गया कि किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधारों को किए जाने के संदर्भ में काफी असफलताएं देखी गईं और विकास की ज्यादातर जिम्मेदारी को छोटे और गरीब लोगों के द्वारा ही भारित किया गया। इसके तहत किसानों और श्रमिकों का समय समय पर दुर्भावनापूर्ण स्थानांतरण देखा गया, उनमें बेदखली की भावना देखी गई और जिस प्रकार से सुधार कानूनों को लागू करने में विफलता देखी गई है, उसके चलते भारत के गरीब क्षेत्रों में कई बार नक्सलवादियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता रहा है, जिससे नक्सलवाद की समस्या बढ़ती देखी गई है। इस पूरी समस्या के तहत हम आर्थिक और सामाजिक विषमता को भी ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा एक सुस्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव और भूमि सुधारों की विफलता आदि ने भी विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद को बढ़ाने में काफी योगदान किया है। मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जमीन का हस्तांतरण और साहूकारों के ऋण जाल आदि ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है, जिनके वन और भूमि अधिकारों से वंचना ने भी इस समस्या की गंभीरता को बढ़ाया है। हाल के वर्षों में नक्सलवादी आंदोलन को शिक्षित युवाओं का भी भारी समर्थन मिला है, जिससे आदिवासी समाज में और भी ज्यादा अशांति बढ़ी है। यदि हम इस पूरे मामले में राज्य की प्रतिक्रिया को देखें, तो राज्य के द्वारा प्रारंभ में इसे कानून और व्यवस्था की एक समस्या के रूप में देखा गया और आंदोलन के मूल कारणों और लोगों द्वारा लामबंद होने की सीमाओं का विश्लेषण नहीं किया गया। इससे अनेक बार मानवाधिकार उल्लंघन के मामले देखने में आए। विशेष रूप से 1975 में आपातकाल में तो इसे काफी गंभीरता से देखा गया था। समय समय पर नक्सलवादियों से निपटने के लिए विभिन्न कानूनों का भी सहारा लिया जाता रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल हिंसात्मक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1970 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम
यूएपीए आदि महत्वपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए कार्यबल गठित किया गया है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नोडल अधिकारी और इसमें आसूचना सीआरपीएफ एजेंसियों आदि के अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा नक्सल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1998 में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय केंद्र भी बनाया गया है। वर्तमान में सरकार के द्वारा जो रणनीति अपनाई जा रही है उसे हम एक दो तरफा रणनीति के रूप में जान सकते हैं, जिसमें कानून और व्यवस्था को बेहतर किए जाने की दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं। इसमें पुलिस को आधुनिकीकृत किए जाने के लिए योजना को चलाया गया है। दीर्घकालिक आधार पर नक्सलवादी क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई है और खुफिया जानकारी आदि केंद्रित करने के लिए यूएवी और ड्रोन आदि का भी उपयोग किया जाता रहा है। खुद राज्यों के द्वारा भी अपने स्वयं के विशेष सुरक्षा बलों की स्थापना की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी तैनाती 1989 में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भी नक्सलवाद से निपटने के लिए एक विशेष बल बनाया गया है, जिसे हम कोबरा के नाम से जानते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा इसके साथ ही सामाजिक एकीकरण के उपागमों को भी अपनाया गया है, जिसके तहत पिछड़े क्षेत्रों का विकास किए जाने के दृष्टिकोण से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड को प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाकर नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए धन मुहैया कराने पर बल दिया गया था। हाल के वर्षों में नीति आयोग द्वारा इसके तहत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया है, जो नक्सलवाद से निपटने का एक प्रभावी कार्यक्रम कहा जा सकता है। साथ ही साथ माओवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए मूल्य के घर और रोजगार देने की योजनाएं भी घोषित की गई हैं और अन्य विविध प्रकार की ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से भी नक्सली हिंसा के सापेक्ष लोगों का विकास किए जाने पर बल दिया गया है। इसके तहत गांवों का विकास किए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। सरकार द्वारा यह भी प्रयास किया गया है कि जो नक्सली हिंसा को छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनको भी भारी प्रोत्साहन राशि दी जाए और इसके संदर्भ में कई राज्यों के द्वारा आत्मसमर्पण नीति आदि भी घोषित की गई है। हाल के वर्षों में इस प्रकार की समस्या से निपटने में अनेक कानूनों का भी सहारा लिया गया है, जिसके तहत 2006 का वन अधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने का प्रयास करता है और 2007 की पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति लोगों के विस्थापन के दुख को कम किए जाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से सरकार के द्वारा नक्सली हिंसा से निपटने के साथ ही लोगों का विकास किए जाने के दृष्टिकोण से काफी कदम उठाए गए हैं। हालांकि जिस प्रकार से समय समय पर सरकार और नक्सलियों के मध्य विविध प्रकार की मुठभेड़ें देखी जाती हैं, उसमें नागरिकों के जीवन को खतरे में डालकर कोई भी उग्रवाद विरोधी उपाय नहीं करा जाना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आत्मसमर्पण करने वालों को भी मुख्य धारा में शामिल किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए और इसमें सिविल सोसाइटी एनजीओ आदि का भी योगदान महत्वपूर्ण है, ताकि सरकार एक महत्वपूर्ण प्रयासों आदि के माध्यम से सहयोग की भावना के आधार पर ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और भूमि सुधार कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू कर सके, ताकि नक्सली हिंसा और नक्सलवाद के खतरे से भारत को दूर किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए कुछ एडिटोरियल्स की, जिनका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह मुख्य रूप से केंद्रित हैं प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के नेताओं से बैठक किए जाने से। हमने कल के डीएनए में भी इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर के नेताओं से जो बैठक की गई है, उससे अनेक प्रकार के आशावादी निर्णय होने की संभावनाएं जगी हैं। विशेष रूप से केंद्र सरकार के द्वारा परिसीमन और चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने की बात कही जा रही है। हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास की पहल को बढ़ावा दिए जाने के लिए अनेक प्रयासों को किया गया है और इसके माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में हिंसा आदि के निवारण का भी प्रयास किया जाता रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हम 21वीं शताब्दी के गवर्नेंस के मॉडल को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों द्वारा ही संयुक्त आधार पर प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। हम इस बात पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किए जाने
जाने के माध्यम से जम्मू कश्मीर के राज्य को दो भागों में बांट दिया गया और इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया और उससे लद्दाख को पृथक कर दिया गया था। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया उसके पीछे अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते रहे हैं, जिसके तहत यह तर्क दिया जाता रहा है कि किस प्रकार से अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को जो विशेष स्थिति प्राप्त हुई थी वह जम्मू कश्मीर को भारत में उसके पूर्ण विलय करने से रोक रहा था। साथ ही साथ अनुच्छेद 370 को लिंग, जाति, वर्ग और मूल स्थान के आधार पर भेदभावपूर्ण अनुच्छेद के रूप में देखा गया और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में निजी निवेश के दरवाजे खुल जाने की आशा की गई, जिससे वहां विकास की संभावनाएं काफी बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ यह भी आशा की गई कि निवेश बढ़ने से राज्य में रोजगार सृजन और सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और भूमि की खरीद के खुलने से निजी व्यक्तियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश आएगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। हालांकि सरकार के 2019 के फैसले की समय समय पर आलोचना भी की जाती रही है। सरकार की आलोचना इस रूप में की जाती रही है कि किस प्रकार से इस पूरे निर्णय को काफी जल्दबाजी में और गुपचुप तरीके से लिया गया और न केवल इसका प्रभाव भारत के सामाजिक ताने बाने पर पड़ सकता है, बल्कि इसका प्रभाव भारतीय संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और भारत की विविधता पर भी पड़ सकता है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूर्व परामर्श के बिना राज्य पुनर्गठन किया गया वह इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत के संघीय मॉडल में केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके तहत वह राज्य के किसी भी विधायक अथवा सांसद से बिना कोई इनपुट लिए या लोगों के प्रतिनिधियों के योगदान के बिना ही राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। इस प्रकार से लगातार वाद विवाद की स्थिति में हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं के साथ जो परामर्श किया गया है वह एक बेहतर दृष्टिकोण है और जम्मू कश्मीर का विकास किए जाने के दृष्टिकोण से लोगों की सहमति से ही आगे बढ़े जाने की आवश्यकता है, तभी इस प्रकार के विकास को स्थायी और समावेशी माना जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, नक्सली आंदोलन की उत्पत्ति का पता लगाते हुए बताएं कि सरकार हमारी आंतरिक सुरक्षा हेतु इस सबसे बड़े खतरे से निपटने में अभी भी संघर्ष क्यों कर रही है। साथ ही इस समस्या के समाधान के उपाय सुझाएं। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, विशेष रूप से पाकिस्तान पर जोर देते हुए चर्चा करें कि किस प्रकार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अधिसूचित होना देशों को प्रभावित करता है। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में नक्सली आंदोलन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में नक्सली आंदोलन के उभार के कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करेंगे और फिर आप समस्या के निवारण हेतु कुछ उपायों को भी बताएंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप एफएटीएफ का सामान्य परिचय देंगे और पाकिस्तान के संदर्भ में एफएटीएफ की हालिया कार्रवाई को स्पष्ट करेंगे। फिर आप पाकिस्तान पर एफएटीएफ की कार्रवाई के कुछ प्रभावों का उदाहरण देंगे और भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव को भी स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।